છે બહુમતમાં આપની સાથે હું છું શિવાની। અત્યારે જે પ્રમાણે મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને અત્યારે વલણો પણ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે। એનડીએ આગળ જોવા મળી રહ્યું છે। સીટની વાત કરીએ તો અત્યારે એનડીએ 175 સીટથી આગળ છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 65 સીટથી આગળ ચાલી રહ્યું છે। હવે આ જે અંતર છે તે વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। પહેલા એનડીએ અને મહાગઠબંધનની વચ્ચે 10-20 સીટોનું જે અંતર જોવા મળતું હતું, પરંતુ હવે અંતર જે છે આ બંને વચ્ચે વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। એનડીએની વાત કરીએ તો તેમાં બીજેપી આગળ જોવા મળી રહી છે। બીજેપી 76, જ્યારે જેડીયુ પણ સાથે સાથે 75 પર છે। એલજેપી 18 અને અન્ય 5 પર જોવા મળી રહી છે। જ્યારે મહાગઠબંધનની વાત કરીએ તો મહાગઠબંધનમાં આરજેડી 48, કોંગ્રેસ 11 અને અન્ય 6 પર જોવા મળી રહી છે। તો જે પ્રકારે અત્યારે ખરાખરીનો જંગ અને બિહારની ચૂંટણીનું પરિણામ અત્યારે વલણો સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે, આપણે તેના વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે નિર્મલ સિરોયાજી કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, તેઓ જોડાઈ ચૂક્યા છે। નિર્મલજી, સ્વાગત છે આપકા। अभी देख रहे हैं कि मतगणतरी जैसे स्टार्ट हो रही है उसमें भी एनडीए आगे दिख रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? તો જે પ્રમાણે બિહારમાં ઇલેક્શનનું અત્યારે પરિણામ અત્યારે આવી રહ્યું છે, બિહાર ચૂંટણી પરિણામ કે જેના ઉપર સૌ કોઈની અત્યારે રાહ હતી, ત્યારે જે પ્રકારના અત્યારે બિહારના પરિણામ આવી રહ્યા છે, લખીસરાયથી ભાજપના જે અત્યારે આગળ છે, રાઘોપુરથી વિધાનસભા પરથી અત્યારે તેજસ્વી યાદવ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે છપરાથી આરજેડીના ખેસારીલાલ આગળ છે। तो જે પ્રમાણે આપણે बिहार परिणाम पर चर्चा कर रहा है निर्मल जी, जिस तरह से अभी ये जो रुझाव आ रहे हैं, तो उस हिसाब से एनडीए अभी आगे दिख रहा है, महागठबंधन पीछे दिख रहा है। जो अंतर है इन दोनों के बीच बहुत ही बढ़ गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? તો જે પ્રકારે બિહારમાં અત્યારે પરિણામો આવી રહ્યા છે અને ભાજપના મોટા નેતાઓ પ્રદેશ કાર્યાલય પણ પહોંચી ચૂક્યા છે અને જે ઉત્સાહનો માહોલ અત્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રારંભિક વલણો મુજબ એનડીએ આગળ જોવા મળે છે અને ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ ભાજપ 21 બેઠકો પર, જ્યારે જેડીયુ 61 બેઠક પર, તો ખાસ ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ આરજેડી 8 બેઠકો પર, એલજેપી 4 બેઠકો પર આગળ છે। हाँ शिवानी। ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ હાલ અત્યારે જે પ્રકારે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળી રહ્યો છે, શરૂઆતી વલણમાં અત્યારે બિહારમાં જે પરિણામ અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, जी निर्मल जी क्या कहेंगे जो जिस तरह से ये जो रुझाव आ रहे हैं इसके हिसाब से? देखिए आप देखिए कि सुबह से ही पहले आरंभिक हालांकि माना जाता है कि जो वे पोस्टल बैलेट होता है उस आधार पर लेते होते, लेकिन अभी 2-3 दौर की मतगणना हो चुकी है और इसके बाद जो रुझान आ रहा है और जिस तरह से एक तरफा मैं कह सकता हूं कि एनडीए के लिए एक तरफा वोटिंग हुई है। जो जबरदस्त वोटिंग हुई थी, लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ता के साथ खड़े होने का वहां पर बिहार में फैसला किया है, क्योंकि आप देखिए पूरी तरह से सारे दावे दरकिनार कर 170 से अधिक सीटों पर अगर एनडीए बढ़त बना रहा है, तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि सत्ता के साथ लोगों ने सत्ता का साथ दिया है और तमाम दावों को दरकिनार कर लोगों ने किसी भी प्रलोभन में आए बिना, देखिए तेजस्वी ने राजद की ओर से या महागठबंधन की ओर से जिस तरह के प्रलोभन दिए थे नौकरी के और अन्य तरह के, उन सबको लोगों ने दरकिनार किया। लोगों ने पुरानी बातों को भूले भी नहीं लोग कि किस तरह से, जिस तरह से एनडीए ने प्रचार में अपने कहा भी कि बिहार में जंगल राज को नहीं लौटाना है और लोगों को देखिए दोनों तीनों पीढ़ियां अभी सामने है वर्तमान में, और तीनों पीढ़ियों के आपस में सामंजस्य होता ही होगा। एक परिवार में 50 साल का व्यक्ति भी है, 35 साल का भी है, 18 साल का भी, उन तीनों में कुछ बातें होती होगी। तो जो परिदृश्य बदला है बिहार का पिछले 20 सालों में, उससे निश्चित रूप से वहां की जनता संतुष्ट है। ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि यह न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है कि जनता इस वक्त उनके साथ है। जी निर्मल जी, अगर एनडीए की जीत होती है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा रहेगा? पीएम का चेहरा या फिर नीतीश कुमार का सुशासन का मॉडल? देखिए नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है
वो भेद आ गए। नीतीश कुमार अपने आप में एक अकेले जो व्यक्ति हैं, उनका हुँ, व्यक्तित्व अच्छा है, लोगों से उनका कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। इस चुनाव में जो मेहनत की है, वो भी आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल कार से घूमकर बिल्कुल चाहते तो वो इतने बड़े नेता हैं कि सब गिनी-चुनी सभाओं में जाकर इकट्ठा हो सकते थे। लेकिन हुँ, यदि प्रधानमंत्री भी किन्हीं सभाओं में बिहार में मौजूद हैं, तो उसको छोड़ वे अन्य किसी क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। तो इसका मतलब उन्होंने एक-एक सीट पर मेहनत की है, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने साथ के प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए और भी जो उनके साथ एलजेपी के लोग थे या हम के लोग थे, हर प्रत्याशी के लिए नीतीश कुमार ने अपने आप को झोंक दिया और उनकी मेहनत रंग लाई। देखिए हुँ, उन्होंने इतना सा विवाद उनके पद को लेकर भी हुआ कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, ना बनेंगे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने इसे ना दरकिनार किया, ना ही उसे उन्होंने स्वीकार किया। मतलब दोनों स्थिति में नीतीश कुमार न्यूट्रल बने रहे और उन्होंने पूरा ध्यान रहा जनता के पास अपनी बातें पहुँचाने का और जनता ने उन्हें समझा, जनता ने उन्हें स्वीकार करा है। यही वजह है कि आप जो ट्रेंड देख रहे हैं, ये आगे बरकरार रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जी। और जातिगत समीकरण और वोट बैंक की जो चुनाव में कौन-सी ऐसी महत्व की भूमिका रही हुई? देखिए शिवानी ये चुनाव मुझे नहीं लगता कि इस बार जातिगत हुआ है। अभी तक हुँ, हाँ, मानते हैं बिहार में चुनाव जातियों का बड़ा असर पड़ता है। यादव जी, समाज, मुस्लिम समाज भूमिहार समाज, कुशवा समाज ये अपने-अपने जातियों को देखकर वोटिंग करते हैं। लेकिन जिस हुँ, तरह से बम्पर वोटिंग हुई और उसके बाद जिस तरह से ये ट्रेंड बन रहा है, जिस तरह से आप सोचिए 170 सीट के ऊपर अगर एनडीए आज 180 के आस-पास जी, पहुँच गया है तो। और अगर इस तरह से पहुँचता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस चुनाव ने जातिकरण, ध्रुवीकरण इन सब चीज़ों को तोड़कर सत्ता के साथ, विकास के कार्यों के साथ, अच्छे कामों के साथ, नेताओं की परख करके ये जीत हासिल हो रही है और इसमें एक-एक प्रत्याशी का अपना बड़ा योगदान है। देखिए अभी वो जो भोजपुरी लोक गायिका है, मैथिली, वे भी अपने मैथिली। 2-3 अगर 4-5 हज़ार वोटों से लीड कर रही है तो बड़ी बात है। एक 25 साल की लड़की जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रिस्क ली और मैदान में उतारा और वो आगे है आज। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उसे मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में इनको इसका और भी लाभ मिलेगा, जनता उनके साथ है इस वक़्त। जी। और निर्मल जी, इस बार बिहार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जो चुनाव में इफ़ेक्ट किए हुए हैं कि बढ़ती बेरोज़गारी है, प्रवासन का मुद्दा है, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट किया हुआ है, ये परिणाम के दृष्टि से आप देख रहे हो तो? देखिए बेरोज़गारी का हम जो एक पैमाना है, वो गवर्नमेंट हुँ, जॉब से ही मानते हैं। लेकिन हुँ, बेरोज़गारी का को दूर करने के लिए सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब पर्याप्त नहीं होते। आप पूरे देश का अगर ओवरऑल आंकड़ा निकालेंगे, तो वो बहुत प्रतिशत सरकारी नौकरी का बहुत कम होता है। ऐसी हुँ, स्थिति में जो प्राइवेट जॉब्स हैं, रोज़गार है, छोटे-छोटे उद्योग हैं, रेहड़ी-पटरी के उद्योग से लेकर एमएसएमई और कोई बड़ा उद्योग अगर एक बड़ा उद्योग भी लगता है, तो वो कुछ हज़ार लोगों को नौकरी देने के लिए अपने यहाँ पर हुँ, अवसर पैदा करता है। तो रोज़गार इसका पैमाना इससे नहीं आँकना चाहिए। जो सबसे बड़ी हुँ, बात है कि पहले महिलाएँ गृहिणी थी सिर्फ़ घर में। कुछ एक जी, महिलाएँ थी जो घर से निकल कर कहीं जॉब करती थी। आज देखिए हर चौथे घर में कोई न कोई महिला, कोई न कोई छोटे-मोटे उद्योग, चाहे वो कपड़े सिलने से लेकर, साड़ी बेचने से लेकर कॉस्मेटिक बेचने से लेकर, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी से लेकर जो कुछ भी है, इस तरह के छोटे-छोटे व्यवसाय हर महिला अपने स्तर पर कर रही है और हुँ, परिवार ने भी छूट दी है और सरकार का भी सपोर्ट मिला है। यदि आज नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए की राशि एकमुश्त महिलाओं के खाते में डाली है, तो उसका मकसद यही था कि महिला या तो उस राशि का उपयोग अपने परिवार के साथ अ, खर्च करके कर ले या फिर छोटा-मोटा उद्योग धंधा या छोटा-मोटा व्यवसाय कर ले। देखिए हुँ, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो गरीब परिवार है उसके लिए पैसा जुटाना। आज के इस दौर में महँगाई का दौर है, निश्चित रूप से आय-व्यय का संतुलन नहीं है। लेकिन अगर एकमुश्त पैसा कहीं से आपको मिल जाता है, वही बिना माँगे और बिना कोई प्रयास किए, तो निश्चित रूप से मानिए कि उसका लाभ मिलेगा और ये बेरोज़गारी का आंकड़ा क्या होगा? आप में बेरोज़गारी से मतलब सिर्फ़ हुँ, अगर एक व्यक्ति, एक बच्चे अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पलायन नहीं है। देखिए जी। यहाँ से गुजरात भी आते हैं, गुजरात के लोग यहाँ पर मालवा में मध्य प्रदेश में आते हैं, राजस्थान में जाते हैं, मुंबई में जा महाराष्ट्र में जाकर नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करना कहीं जाकर पलायन नहीं कहलाता। जी। और
ये जो अभी अपोजिशन पीछे दिख रहा है, क्योंकि अभी जो अंतर है वो बहुत बढ़ चुका है। महागठबंधन और एनडीए का जो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, तो वो भी बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। तो अपोजिशन का पीछे रहने का कारण क्या इसमें देखा जा सकता है? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से तो बहुत ऐसे सारी मेहनत की गई हुई थी। मैनिफेस्टो जो था, उसके ऊपर भी उन्होंने लोगों ने बहुत फोकस किया था। वोट चोरी का इस बार जो मुद्दा रहा है, तो अभी ये जो हम लोग जो रुझाव देख रहे हैं, तो उसमें जो अपोज़िशन है, उसका पीछे रहने का कारण क्या माना जा सकता है? देखिए शिवानी, पहले सबसे पहले बता दूँ कि इस वक़्त कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी। कहाँ जी। हैं वे? पता ही नहीं। आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं, भाई विदेश घूम रहे हैं। तो जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था, उसमें तथ्य नहीं थे। देखिए, चुनाव आयोग ने जवाब दिया। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर एसआईआर पूर्ण हो चुका है, वो मतदाता सूची सुधार ली गई है, उस आधार पर वोटिंग हुआ और वो ना सिर्फ वोटिंग हुआ, शंका तो यह थी कि एसआईआर के बाद वोटिंग परसेंटेज हुँ, कम होगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 10 से 12% तक बढ़ा है और इसका लाभ किसे मिला? सत्ता को। अगर सरकार के खिलाफ थोड़ा ही माहौल होता या राहुल गांधी अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाते, तो निश्चित हुँ, रूप से आज महागठबंधन के साथ लोग खड़े होते। दूसरा, वे उस गठबंधन का नाम है सिर्फ, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल नाम का एक संगठन और उसका भी अकेला नेता, उसके पास सेकंड नेता नहीं है जो जाकर सभाएँ ले ले। तो ऐसी हुँ, स्थिति में अकेले तेजस्वी अगर किला लड़ाते देखे गए, बिल्कुल मैं इस बात को, इसमें दो कोई राय नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता उभरेगा, तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन बेचारे अकेले पड़ गए, वो क्या कर सकता है एक लड़का? उम्र अधिक नहीं है, अनुभव की भी कमी है और उसका नुकसान उन्हें हुआ है और संगठन जिस स्तर पर, जिस तरह से महागठबंधन संयुक्त रूप से उन्हें लड़ना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया। दूसरी ओर एनडीए ने नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर उनके पार्टी का हर एक नेता, आप एक गिनती तो करिए आप कितने लोग हैं? चिराग हुँ, पासवान, एलजे हमसे जीतन राम मांझी, अ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जी, अमित शाह और हुँ, बाकी जितने कलाकार उनके, जितने बड़े नेता, उन्होंने यादव समाज को एकजुट करने के लिए मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव को बुलाया। डॉक्टर मोहन यादव उतने प्रभावी वक्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिहार में अपना प्रभाव छोड़ा। उन्होंने उन मुद्दों को छुआ, उन मुद्दों को टटोला, जिनसे जनता उनकी ओर आकर्षित हो और इन सब नेताओं के संयुक्त प्रयास का लाभ एनडीए को मिल रहा है और गठबंधन कहीं न कहीं इस मामले में पीछे रहा है। और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जो अभी निर्णायक साबित हो रहे हैं? कृषि संबंधित भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो मैनिफेस्टो में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने किए हुए हैं। तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे होंगे इस चुनाव के परिणाम के पीछे? शिवानी, सोशल मीडिया का ज़माना है और हुँ, हर व्यक्ति आज कहीं न कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया से जुड़ा है, वो जागरूक भी है। देखिए, पहले परिवार के एक सदस्य, जो बच्चा शिक्षित था, बजाय स्कूल कॉलेज जाता था, पढ़ लिख जाता था या कहीं जॉब करता था, वहाँ पर वो लोगों से मिलता-जुलता था। अब नहीं है। अब घर हुँ, की दहलीज से लेकर बाज़ार तक सब एक जैसी स्थिति है और सिर्फ़ देश ही नहीं, दुनिया भर की जानकारी आप लोगों के पास इकट्ठा है। ऐसे में लोग समझने लगे हैं, वोटर बड़ा समझदार हुआ। आज किसी ग्रामीण महिला के पास भी आप जाएँगे, तो वो चुनाव पर, राजनीति पर आपसे बेबाक बातें करेंगी। यही वजह है कि ये जागरूकता जो है, इसमें उन्हें समझ में आता है कि एक राज्य में अगर सरकार बदलती है और केंद्र में सरकार कोई और है, तो विकास की पटरी पर जो दौड़ रही है सरकार, वो उससे हुँ। उतरेगी, वो ट्रेन होगी और उसका नुकसान वहाँ के राज्य को होगा, वहाँ की जनता को होगा और विकास के इस दौड़ में वो पीछे होंगे। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता इतनी, अच्छा, बिहार की जनता को आप एक मानिए बहुत शार्प माइंड और दूसरे समझने वाले, वो निर्णय करते समय भावनाओं में नहीं बहते। कई राज्य બિહારમાં જે પ્રમાણે 243 બેઠકો પર અત્યારે મતગણતરી શરૂ છે અને એક પછી એક જે એમાં એનડીએ આગળ વધી રહ્યું છે. લખીસરાયથી ભાજપના વિજયસિંહા આગળ છે. તો હાલ અત્યારે જે પ્રકારના રૂઝાવ જોવા મળી રહ્યા છે રાઘોપુરથી, પરંતુ તેજસ્વી યાદવ આગળ છે. એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે હવે અંતર વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. છપરાથી આરજેડીના કેસારીલાલ આગળ છે. ત્યારે જે આ બેઠકો છે, જે દાનપુરથી આરજેડીના રીતલાલ યાદવ આગળ છે. અનેક એવી બેઠકો છે કે જે હોટ સીટ માનવામાં આવે છે. તે બેઠકો ઉપર પણ સૌ કોઈની નજર છે. રાઘોપુરની જે બેઠક છે તે પણ અતિ મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં તેજસ્વી યાદવ અત્યારે આગળ છે.
મહાગઠબંધનમાં જો કોઈ પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે તો તે આરજેડીની છે. અને જે એક તરફ આપણે જો એનડીએની વાત કરવામાં આવે તો એનડીએ તરફથી બીજેપી છે. બીજેપી અને જેડીયુ સાથે સાથે આગળ ચાલી રહી છે. માટે આ બંને જે પાર્ટી છે તેનું પ્રભુત્વ જોવા મળી રહ્યું છે. તો જે પ્રકારે બિહારમાં અત્યારે મતગણતરી અત્યારે જોવા મળી રહી છે અને રિઝલ્ટ બાદ પણ ઘણા એવા પરિવર્તનો પણ જોવા મળશે. જે વચનોના વાયદા કરવામાં આવ્યા છે, જે મેનિફેસ્ટોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, निर्मल जी, जी, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अभी रुझाव देखा जा रहा है, ये जो परिणाम देखा जा रहा है, कि क्या लगता है कि ये परिणाम के मुद्दे कौन से रहे होंगे? और जो युवाओं है, इस बार मतदारों में युवाओं और महिलाओं का प्रभुत्व ज़्यादा रहा है। तो और 10% ज़्यादा पिछले चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। तो ये इफ़ेक्ट करेगा इस चुनाव के परिणाम पर? देखिए, युवाओं का जिस तरह से रवैया रहा है, युवा हुँ, तेजस्वी के सभाओं में बहुत उमड़े। तेजस्वी की जी, बातों ने युवाओं को प्रभावित भी किया और युवा उसकी ओर आकर्षित भी थे। लेकिन जब युवाओं ने आखिरी दम पर या आखिरी दौर में जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, जितनी वे बता रहे हैं। देखिए, वो भी युवा भी आज समझता है आज के दौर को और उन्होंने अंत में निर्णय नीतीश कुमार के साथ जाने का लिया क्योंकि सिर्फ एक बेरोज़गारी या रोज़गार एक मुद्दा नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनको लेकर युवा सतर्क और सावधान था और उन्होंने अपना मत सत्ताधारी दल के साथ रखा। जी। और ये जो अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर जो एनडीए की सत्ता में वापसी फिर से होती है, तो क्या नीतीश कुमार का सत्ता में वापसी के मुख्यमंत्री के पद पे वापसी होगी, या फिर कोई नया अध्याय लिखा जाएगा, या सरप्राइज़ फैक्टर कोई देखा जा सकता है एनडीए का? देखिए यह तो हम अभी इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता। हालाँकि नीतीश कुमार का दल, जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू, हुँ, वह बहुमत अच्छी सीटों के साथ आगे बढ़ा हुआ है और जी, जब निर्णय की बारी आएगी तो निश्चित रूप से दोनों दल बैठकर निर्णय करेंगे और अगर नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में भी किसी को मैदान में उतारना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी करेगी इस मामले में और हो सकता है कि बड़ा दिल दिखाकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अगवा करे। लेकिन हुँ। अभी मुझे संभावना लग रही है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से ही किसी नेता को यह पद सौंपा जाएगा। जी, और युवा चेहरा को जो क्योंकि अभी हम लोग चिराग पासवान की भी बात कर रहे थे, ऐसे कई युवा चेहरे हैं कि जो इस बार चुनाव में खरे उतरे हैं। तो क्या युवा चेहरे को भी तक मिल सकती है मुख्यमंत्री के पद तक? देखिए, इस चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया है जी। और लेकिन इसके बावजूद नहीं लगता कि अभी केंद्र सरकार से उन्हें राज्य में भेजकर किसी तरह का मतभेद आपसी आपस में पूरे जो हुँ, संगठन है, एनडीए का जो पूरा गठबंधन है, उसमें किसी तरह की कोई कोशिश की जाएगी कि एक एक नेता को लेकर मतभेद उभरे, तो चिराग पासवान को अभी राज्य में भेजने की कोई मंशा नज़र नहीं आती। अगर ऐसा होता, तो उन्हें चुनाव लड़ाया जाता और चिराग पासवान खुद बोल चुके हैं कि अभी तो नहीं लेकिन हाँ, अगला चुनाव लड़ने के लिए वे प्रिपेयर होंगे और अगले चुनाव में वो जनता के बीच जाएँगे, खुद की उम्मीदवारी का दावा भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए कोई इतनी संभावना जी। जी, बिल्कुल निर्मल जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके बाद हम लोग बात भी करेंगे। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इसके બદલ. તો જે પ્રકારે બિહારમાં અત્યારે મતગણતરી એ ચાલુ છે અને સ્પષ્ટ વલણો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે કે એનડીએ સ્પષ્ટ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. બટ મહાગઠબંધન જે છે તે પાછળ જોવા મળી રહ્યું છે અને અંતર હવે ખૂબ જ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. ટૂંક જ સમયમાં આપણને પરિણામ જે છે તે સ્પષ્ટ જોવા મળશે. પરિણામની અમે આપને પળે પળની ખબર આપતા રહીશું. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. હાલ સમય થયો છે એક વિરામનો.